हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी का दिन, और उससे पहले कल सुबह इस समय बड़ी चिंताजनक स्थिति थी। यूएस में बहुत पेन था, 4.5% अक्रॉस बेंचमार्क्स दबाव था। आज सुबह साइंस ऑफ कुछ हद तक स्टेबिलिटी कह लीजिए। परसों की इस पिटाई से यूएस मार्केट्स उभरे, हालांकि कल वॉलेटाइल थे, लेकिन फाइनली वो बेंचमार्क्स एटलीस्ट इन ग्रीन बंद होते हुए नजर आए। और जब वो कल पिटे थे तो हमारे मार्केट्स की वो जो लोअर लेवल से रिकवरी, रेजिलियंस, ग्लोब से डिटैच्ड, तो गजब का मूव था इंडियन इक्विटीज का। हम निफ्टी बैंक में क्या मजबूती, निफ्टी एक समय तो इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था जब इस तरह से 4-5% पिटे हुए यूएस मार्केट्स पे हम रिएक्ट कर रहे थे। ये था कल का भारतीय बाजार। और आज क्यूज उस लिहाज से कुछ हद तक सपोर्टिव, लेकिन कल बढ़िया आउट परफॉर्मेंस हमने ऑलरेडी डिलीवर कर रखा है। पर फिर भी एसएक्स निफ्टी हल्के हल्के करके अपनी बढ़त बढ़ा रहा है। इस समय 35-36 अंक मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए गजब का मार्केट इस समय। ऐसे में कौन से स्टॉक्स के थ्रू आज के सेशन को अप्रोच किया जा सकता है, या फिर कौन से स्टॉक्स अपनी स्क्रीन पे ऐड करके रखें, स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर, वो कौन से, उस पे फोकस करेंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज मार्केट के क्यूज बेटर, लेकिन आज का जो सेकंड सेशन होगा ना वो बहुत क्रूशियल होगा। एक्सपायरी का दिन है, तो जितनी भी शॉर्ट्स जो सिस्टम में कल कवर होके ऊपर आए हैं या फिर जो लॉन्ग लेके बैठे हैं वो कहाँ तक अनवाइंड होते हैं, इनको सेकंड हाफ में जरूर नजर रखना होगा। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज तो कल भी थी दमदार, और आज भी मुझे लग रहा है कि काफी दमदार रहने वाली है अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर। तो एसएक्स निफ्टी फिलहाल तो डे हाई पर कामकाज कर रहा है। 18,030 ये एसएक्स निफ्टी का लेवल है। 1/4% की बढ़त है, 40-41 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो फार मेरी टीम में जो मेजर स्टॉक्स हैं वो इन ग्रीन ही कामकाज करते हुए चुने गए हैं। पहला नाम जो मेरी तरफ से चुना गया है वो है बालाजी अमाइन का। स्टॉक को चुनने की वजह न्यूज़ फ्लो से रिलेटेड है। न्यूज़ फ्लोज के लिए अगर कहा जाए तो उसके लिहाज से आप कंपनी का जो पहला फेज है इनके ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन का, वो पूरा हुआ है। अब ये फेज़ 2 के अंदर ये ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन करने जा रही है। ये कल कंपनी ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है। फेज़ 1 के तहत जो इनके यूनिट 4 का फेज़ 1 है उसके तहत कंपनी की जो कैपेसिटीज़ हैं वो करीब 15,000 टन डाई मिथाइल कार्बोनेट और प्रोपलीन कार्बोनेट की 15,000 टन के आसपास पहुंचने की बात है। और ये 90 एकड़ में फैला हुआ कंपनी का ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, तो इस लिहाज से आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। यहाँ पर शायद मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा नाम रहेगा कर्नेक्स माइक्रो का। इसको आमतौर पे नहीं चुना जाता, और इसको अभी भी जो चुना गया है वो सिर्फ न्यूज़ फ्लो के दम पे चुना गया है। ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये T2T में रखा हुआ स्टॉक है, तो उस लिहाज से आप इस पर नज़र रखिएगा। कुछ दिन पहले बी कैटेगरी में था, लेकिन रिसेंटली T2T में शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ फ्लो के दम पे आप इसे अपनी प्लेलिस्ट में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग एटलीस्ट नहीं करेंगे। T2T का स्टॉक है। तो 17 सितंबर को कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग है जिसमें फंड रेजिंग को लेकर कंपनी प्लान बना रही है। पहले जो न्यूज़ फ्लोज आए थे वो कुछ लाइसेंस अप्रूवल को लेकर आए थे, और दूसरा एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है रेलवेज़ में, स्पेशली जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको लेकर। तो वो न्यूज़ फ्लोज प्लस फंड रेजिंग की खबर, ये सब चीज़ें इससे ले अब टेलविंड का काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ आपको अगर इसको रखना है रडार पे, तो सिर्फ इसीलिए रडार पर रखना है कि ये न्यूज़ फ्लो की खबर है। T2T का स्टॉक है, तो ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल मत करिएगा। तीसरा नाम जो मेरी तरफ से है वो है HG इंफ्रा का। इसको चुनने की वजह भी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे कंपनी को एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI से एक 1112 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और इस ऑर्डर का एक इम्पैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पहले भी इसमें रिसेंटली कुछ ऑर्डर की खबर आई थी और उस ऑर्डर के दम पे चला था, तो शायद यही एक और कंपनी को ऑर्डर मिला है। ये नील मंगला टुमकुर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है। करीब 3 साल इस ऑर्डर का पूरा ड्यूरेशन रहेगा। तो ये तीसरा नाम रहेगा HG इंफ्रा, जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। और इसके अलावा चौथा नाम जो मेरी तरफ रहेगा वो रहेगा, इनफैक्ट मैं 2 नाम एक साथ लेता हूँ, वो है TCS और इन्फोसिस। कल ये दोनों नाम मैंने ही यहाँ पे सेल ट्रेड के लिए चुने थे, जहाँ पे मुझे लग रहा था इनमें प्रेशर रहेगा, और आपकी स्क्रीन पर है 3.5% नीचे TCS बंद हुआ, और करीब 4% नीचे इन्फोसिस बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एक हैवी सेल ऑफ इन दोनों स्टॉक्स के अंदर आया है। इस हैवी सेल ऑफ के बाद जो सिचुएशन है वो अभी भी ऐसी कुछ आउट ऑफ वुड्स नहीं है, लेकिन एक नियर टर्म पुल बैक के लिए आप प्ले कर सकते हैं 1। दूसरा
अभी भी ये देश की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनीज है, देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी और देश की पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है। तो फंडामेंटल में ऐसे कोई फेरबदल नहीं हुए हैं, बस थोड़ा बहुत हेडविंड ज़रूर फेस करने को मिल रहे हैं अभी। तो जिनको भी लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए रखना है उनके लिए तो बात अलग ही है, उनको तो आराम से इसको एक्यूमुलेट कर ही सकते हैं, क्वालिटी में तो कोई कंसर्न है नहीं। लेकिन अदरवाइज अगर आप नियर टर्म पुल बैक भी प्ले करना चाह रहे हैं तो हो सकता है आईटी एक रिस्पाइट दे कल के मासिव सेल ऑफ के बाद, तो उस लिहाज से आप नज़र रखें। एटलीस्ट यहाँ पर ठीक ठाक वैल्यू भी है और शायद पुल बैक भी बनता हुआ दिखाई पड़े, तो उस लिहाज से टीसीएस और इन्फोसिस इन दोनों पे भी आप रडार पे एटलीस्ट रख सकते हैं। एक ही बचा है एचसीएल नहीं नहीं पांच हाँ, हो गए। मेरे हाँ 5 हो गए, वो ये सिंक में जा रहा था मैं क्या नहीं, करूं? ठीक है। भाई इस समय जो सबसे स्ट्रांग पॉकेट है बाजार की वो है बैंक्स। कल उसी की लो लेवल से रिकवरी, उसी में वो तेजी 500 पॉइंट नीचे वाला 500 पॉइंट ऊपर जब चला गया तो असल दमखम नजर आया आपको निफ्टी में भी, इसीलिए लो लेवल से रिकवरी। तो ऐसे में बैंक्स को आज फिर अडाप्ट रखेंगे। बैंक्स क्लियरली गजब का मूव डिलीवर कर रहे हैं। कल अब तक के क्लोजिंग बेसिस पे रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर जाके निफ्टी बैंक बंद हुआ। अब निफ्टी बैंक की चाल के हिसाब से तो हम किसिंग डिस्टेंस दूर हैं अब तक के रिकॉर्ड हाई से। ये पूरी तरह से बुल ग्रिप में, स्ट्रीट का कन्विक्शन बैंक्स के साथ। फूफा का पैसा क्योंकि आईटी में जा नहीं पा रहा है अपने कंसर्न्स के चलते, चैनलाइज हो रहा है पूरा का पूरा बैंक्स में। तो मेरे को लगता है आज भी बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे। हालांकि वो अपफ्रंट सुबह सुबह बैठ के बोल देना बिना स्क्रीन देखे गलत हो जाता है, इसीलिए एक ही बैंक के साथ जा रहा हूं, पर आप रखिएगा फिर इवेंचुअली अगर देखेंगे स्क्रीन पे तो बाकी बैंक भी रडार पे आ जाएंगे, बाकी दिग्गज भी। कल निफ्टी बैंक के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से मेरे ख्याल से सिर्फ एक एक्सिस बैंक रेड में रहा हल्का सा, 11 के 11 इन ग्रीन थे बाकी। एचडीएफसी बैंक के साथ जा रहा हूं मैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, ग्रीन लेके चल रहा हूं, होपिंग कि कल जो 1.25% के इंचअप करा ये स्टॉक फर्दर अपटिक शायद ये दिखाता हुआ नजर आए। दूसरा वो डोमेस्टिक थीम ड्रिवन, हालांकि अच्छी तेजी ऑलरेडी एंजॉय कर रहा है। बीच में खबरें थी कि फलाना जी खरीद रहे हैं, फलाना जी खरीद रहे हैं, कैंपस एक्टिववेयर बहुत तेजी स्टॉक ने दिखाई है, तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा उस बात का। और दिन में जरा ओपनिंग के बाद मूव्स बिहेवियर वॉच आउट करिएगा, इसके लिए नहीं वैसे सारे ही स्टॉक्स के लिए। ये अपफ्रंट कह देना कि कैसा मूड रहेगा थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक स्क्रीन ऑब्जर्व ना करी जाए। कैंपस एक्टिववेयर ने कल अपनी एक एनुअल रिटेलर्स मीट करी। हर साल रिटेलर्स के साथ मुलाकात होती है, मीट होती है, पर बहुत एग्रेसिव स्ट्रैटेजी लेआउट करते हुए इन्होंने अपने ऑटम और विंटर कलेक्शन उस एनुअल रिटेलर्स मीट में अनवेल करा, जिसमें इस साल के अंत तक, अब बचा ही कितना है, इस साल के अंत तक 300 प्लस नए शूट डिजाइन्स अनवेल करते हुए नजर आए। और अब तवज्जो ज्यादा लेडीज और किड्स फुटवेयर पे देने की तैयारी, उस मार्केट को भी पकड़ने की तैयारी। इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है। आजकल कैंपस एक्टिववेयर में देखता हूँ मॉल्स वॉल्स में वो जो हम लोग विदेशी जूतों के ब्रांड्स होते हैं उनके बगल में टक्कर के शोरूम्स खड़े कर रखे हैं इन्होंने, मुंबई के मॉल्स में एटलीस्ट मैं नोटिस कर रहा हूँ। कैंपस एक्टिववेयर को रखिए रडार पे, खैर वो सब अलग कहानी है। आज तो खैर ये जो अपडेट आया कल का इनकी स्ट्रॉन्ग अनवेलिंग पाइपलाइन को लेकर, इसलिए रख रहा हूँ रडार पे। पर ये कल ठंडा पड़ा था और ऑफ लेट बहुत तेजी ऑलरेडी इंजॉय कर चुका है, ध्यान रखना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को कंटिन्यू कर रहा हूं और कई दिनों से, कई समय से बातचीत हो रही है स्टॉक में, कंटिन्यू कर ही जा रहा हूं। पर वो हो सकता है इसमें कुछ दिन ठंडा पड़ा रहा, कुछ दिन चला। बीएल कल ठंडा पड़ा हुआ था, खैर कमजोर बाजार में ठंडा पड़ा रहना बुरा नहीं था, एकदम फ्लैट क्लोजिंग हुई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज बदला बदला आपको नजर आएगा। जैसे उस दिन मैंने बजाज फिनसर्व को मेंशन करा था कि आज स्प्लिट और बोनस एडजस्टमेंट्स के बाद ये स्टॉक चलेगा, उस दिन बहुत बढ़िया 6-7% एडजस्टेड प्राइस पे मूव आया था। नॉट नेसेसरली यहाँ पे इस तरह के अपटिक्स आएंगे और इसका चार्म अलग है, उसका चार्म अलग था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आज एडजस्टमेंट है, एक शेयर पे 2 शेयरों के बोनस का एडजस्टमेंट, यानी कि मोटा मोटी ये जो भाव दिख रहा है 1/3 होके 110-115 के आसपास आज कामकाज की शुरुआत करना चाहिए। और मुझे लगता है उसके बाद वापस जैसे हमने प्रीवियस इंस्टेंसेस में टाटा स्टील में, बजाज फिनसर्व में होता हुआ देखा, शायद बीएल में भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट भाव के करेक्शन के बाद देखने को मिले। और इसमें कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं, इसके कोई वैल्यूएशंस पे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ भाव का एडजस्टमेंट हो रहा है आज। आसान शब्दों में इसको थोड़ा सा, ऐसा भी नहीं था कि भाव इतना ज्यादा हो चुका था कि एक एडजस्टमेंट की जरूरत थी, लेकिन ठीक है, बोनस डोल आउट हुआ है और मुझे लगता है आज ये स्टॉक जब एडजस्टेड प्राइस से अच्छे रिटर्न्स होपिंग देता हुआ नजर आएगा।
तीन हो गए, चार हो गए? तीन। तीन हो गए। चलिए, मेरी तरफ से एक नाम जो जिस पर नज़र रखी जाएगी वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसको कल भी मैंने टीम में शामिल किया था और आज भी मैं इसको एक बार फिर से शामिल कर रहा हूँ। तो कल भी इसने बहुत आउट परफॉर्मेंस दी थी। बाजार की गिरावट में इसने 828-823 रुपये के आसपास के लोज बनाए थे सुबह, और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद ये करीब करीब 872 तक के हाइज तक पहुँचा था। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव स्टॉक में लोअर लेवल से देखने को मिला, और हर फॉल्स में जो हो रहा है वो बाया किया जा रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स वैसे भी ग्लोबल जाइंट डियाजियो की इंडियन सब्सिडरी है, मल्टीनेशनल जाइंट है, और लार्जेस्ट प्रीमियम स्पेस में कंपनी का लार्जेस्ट मार्केट शेयर भी है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स अदरवाइज भी आप इन फोकस में रखेंगे। अगर आप कोई मल्टीनेशनल लिकर स्पेस ढूंढ रहे हैं तो उसमें इकलौता नाम आपको एटलीस्ट लिकर में दिखाई पड़ेगा, तो आप यूनाइटेड स्पिरिट्स में वैसे भी नजर रख सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो छठा स्टॉक होगा वो होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसको मैं आज रिपीट कर रहा हूँ, शायद यहाँ पर आज भी तेजी का रुख रवैया जो है बना रहेगा। ओके, अच्छा, अगले स्टॉक्स में दो आज मेडिकल इक्विपमेंट्स वाली। यार इस स्पेस में सीमेंस का दबदबा तो गजब है, पर वो इस डेवलपमेंट से उसका अगर रिएक्शन डाउट आएगा। बीपीएल और साथ में पॉली मेडिकेयर को भी दिखाइए। अच्छा, कल ये 8 बजे अपडेट आया, स्टॉक सेशन के दौरान हरकत में थे, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये सरकारी प्रेस रिलीज है। हेल्थ रेगुलेटर गियर्ड अप है, स्मूथ ट्रांजिशन होगा क्लास ए और क्लास बी मेडिकल डिवाइसेस का लाइसेंसिंग का, स्मूथ ट्रांजिशन की तैयारी 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो नेशनल मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन काउंसिल जो है वो कई सारे इंपॉर्टेंट मेडटेक इंडस्ट्री के जो इश्यूज हैं उनसे उन टेकअप कर रही है। तो इंटरेस्टिंग है, पिटे हुए स्टॉक्स थे। बीपीएल कल चलना शुरू हुआ है, पॉलीमेडिक्योर वैसे पिटा हुआ नहीं है, ऑफ हाई जरूर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 1200 साल के हाईज 800 850 के आसपास इस समय का। इस डेवलपमेंट के चलते दोनों मेडिकल डिवाइसेस वाली कंपनीज को रख लेते हैं रेडार पे। बीपीएल ज़रा कॉशियस रहिएगा, छोटा टिकट साइज है और बहुत सिग्निफिकेंट अप मूव्स आ जाते हैं, तो ऐसा ना हो खुलने के बाद ही बहुत हरा हो तो अवॉइड करिएगा या फिर वॉच आउट करिएगा। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इसको रेड लेके चल रहा हूँ। OFS लॉन्च हुआ है। अब वो OFS जो है ऑफर फॉर सेल, आज इंपॉर्टेंट दिन होगा क्योंकि आज नॉन रिटेल के लिए खुला है और आज लार्जली वो प्राइस डिस्कवरी हो जाए। कल रिटेल के लिए खुलने की दिन होगा फ्राइडे को। तो 57 लाख शेयर्स, कुल मिलाकर 5.9% इक्विटी ये होता है, ये ऑफलोड करी जाएगी। फ्लोर प्राइस है 1260 रुपए, 1450, 1385 का कल का क्लोज। ये शायद आज रेड में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए। कुछ और रेड वाले स्टॉक्स अब आगे लेकर आऊंगा। बाजार को लेकर कोई कंसर्न नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक ऐसा रुझान रख के चल रहा हूं, लेकिन इस समय यहां पे ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ अनोखे नजारे दुनिया के सामने पेश किए। ब्रह्मांड की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई और इन तस्वीरों की खूबसूरती ने ही आवाज एंटरप्रेन्योर को फिर इंस्पायर किया है कि आपके सामने भारतीय स्पेस टेक की झलक पेश की जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में इस तरह की हो रही तरक्की से यूनिवर्स के कई राज सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल की बात कीजिए, 2018 में ये स्पेस इंडस्ट्री $360 बिलियन की थी, जो 2026 तक $558 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। इसके मुकाबले भारत की स्पेस टेक इंडस्ट्री पर नजर डालिए। 2020 में लगभग $10.4 बिलियन का यह मार्केट था और अगले 4 सालों में ये यानी कि 2024 तक $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस समय ग्लोबल स्पेस मार्केट का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा भारत के हाथ में है, लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह से स्पेस टेक में निजी दरवाजे खुल रहे हैं, आंकड़े यहां पर निवेश के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसरो के साथ 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो गई हैं। भारत में अकेले 120 कंपनियां हैं जो स्पेस टेक में काम कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए, 2020 में यह आंकड़ा $22.5 मिलियन का था और 2021 में यह बढ़कर $67.2
$2 मिलियन पर आया, यानी कि एक ही साल में 198% से ज्यादा की ग्रोथ। इन कंपनियों में शामिल कई अनोखे नाम हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कौन कौन से हैं वो इंडियन स्पेस टेक प्लेयर्स जो आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए वो नाम, ध्रुवा स्पेस, यहां पर अब तक करीब $6.85 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। स्काई रूट एरोस्पेस में $17 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा जो और अग्रसर कंपनियां हैं उनमें आंकड़े और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अग्निकुल है, इसके अलावा पिक्सेल जैसी कंपनियां हैं और ये आंकड़े देखिए। अग्निकुल ने अब तक करीब $14.5 मिलियन का फंड रेज किया है। $33 मिलियन से ज्यादा का निवेश पिक्सेल में आया है। तो यहां पर एक और कंपनी है जिसने अब तक करीब $628,000 तक का फंड रेज किया है और वो है एस्ट्रोगेट लैब्स। ये इनफैक्ट कुछ ही कंपनियां हैं जिनके मैंने आपके सामने नाम पेश किए हैं। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन खास बात यह है कि इन कंपनियों की मदद से 2030 तक भारत का जो कमर्शियल स्पेस टेक का मार्केट है वो $77 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। स्पेस टेक में उभर रहे इन्हीं मौकों पर आज हमारा फोकस है और मेरे साथ हैं अग्निकुल कॉस्मोस के को-फाउंडर एंड सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन और साथ ही पिक्सेल के फाउंडर एंड सीईओ अवैस अहमद। आप दोनों का ही स्वागत है एंड वेलकम बैक टू आवाज एंटरप्रेन्योर। पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी उसके बाद आप दोनों की कंपनियों में काफी कुछ बदला है और आजकल तो ऑफ कोर्स एवरीवनस गोइंग गिडी लुकिंग एट दो स्पेस वेब इमेजेस। तो जितना आप देख रहे हैं सीधा सौदा और हमने अब तक 6 स्टॉक पे बातचीत कर रखी है। एक बारी आगे के 4 स्टॉक पर बातचीत करने से पहले आपके सामने S6 निफ्टी है, करीब 67 अंक ऊपर आ चुका है। थोड़ी पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तब 30 अंक ऊपर था और अब 65 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। 18,050 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगले 4 नामों में जो कुछ नाम है वो सब मोमेंटम बेस्ड है इधर, या फिर अपनी वॉच लिस्ट पे आप नजर बना के रखिएगा। पहला नाम है अस्त्र माइक्रोवेव। इसमें भी यूनाइटेड स्पिरिट्स की तर्ज पे ही कल एक लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये भी कल शुरुआत इसकी लाल निशान में हुई, लेकिन निचले स्तर से बढ़िया रिकवरी के बाद 355-356 तक गया था और अब 350 के आसपास बंद भी हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पर जो मोमेंटम लोअर लेवल से बना है वो दोबारा पिकअप करता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी डिफेंस स्पेस में बज़ अभी भी कंटिन्यूसली बना हुआ है। इसके अलावा पतंजलि, इसको मैं पहले भी कई बार मेंशन कर चुका हूं, लेकिन इसको अभी भी जो मेंशन करने की वजह है उसकी वजह है इसके इन्वेस्टर मीट्स जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ कंपनी इन्वेस्टर मीट कर रही है और अपने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो कंपनी एक्सचेंज को भी नोटिफाई कर रही है काफ़ी बुलिश दिखा रही है। आप उसको वहाँ से भी एक बार को रेफरेंस पे ले सकते हैं। बढ़िया पुल बैक लोअर लेवल से कल इसने भी दिखाया था, हो सकता है ये भी कंटिन्यू करेगी। निचले स्तरों में 3-3.5% तक गया, वहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिला। इस पर भी आप नज़र रखिएगा, लेकिन यहाँ पर भी T2T कैटेगरी का स्टॉक है तो यहाँ ट्रेड के लिए मत देखिएगा, इसको अदरवाइज वॉच लिस्ट में रखिएगा। VIP इंडस्ट्रीज़ ये एक नाम है, इसको चुनने की वजह है कंपनी की एक मीटिंग चल रही है सेट ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ और 16 सितंबर यानी कि कल एक नालंदा कैपिटल के साथ मीटिंग है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पर है, आप वहाँ से उठा भी सकते हैं। कंपनी नालंदा कैपिटल के साथ एक इन्वेस्टर मीट करने वाली है 16 सितंबर को। ये वैसे भी 660 के जोन्स जो हैं वो बहुत क्रूशल है। जैसे वो पार करेगा उसके बाद ये मूव और एक्सटेंड भी हो सकता है। इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई है, ट्रैवलिंग वापस बढ़ी है, फेस्टिव डिमांड गोइंग फॉरवर्ड आने वाली है, तो ये कुछ और टेलविंड्स हैं और उनके साथ ये नालंदा कैपिटल से मीटिंग करने जा रहा है 16 तारीख को, तो उस लिहाज से आप इस पर नजर रखिएगा। GSK फार्मा ये मेरा लास्ट नाम रहेगा और ये इन रेड हो सकता है। वैसे तो इसमें कोई बिकवाली की ऐसी बड़ी वजह नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आ सकता है। दो ये लो वॉल्यूम स्टॉक है तो आप इसमें बड़ी बिकवाली शायद ना भी आते हुए देखें। LIC ने अपनी हिस्सेदारी इसमें घटाई है, 6.5% से घटा के 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी की गई है और वो हिस्सेदारी घटाने के ट्रिगर के चलते शायद एक नी जर्क रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन क्योंकि थिन वॉल्यूम स्टॉक है और डिलीवरी बिक चुकी है, ये ऑलरेडी काफ़ी बीट एंड डाउन हो चुका है इसी खबर के ट्रिगर पर, तो इसीलिए थोड़ा कॉशियसली एक स्टांस रखिएगा। बस न्यूज़ फ्लो है इसलिए आपके सामने इसको रखा गया, मेंशन किया गया कि इन रेड आप इसको आज ध्यान में रख सकते हैं। 2 रेड में लेके चल रहा हूँ। हालांकि अभी भी ब्रह्मास्त्र लेके कंफ्यूजन है इस वीकेंड जाना है कि नहीं जाना, लेकिन वो अलग कहानी। PVR और आइनॉक्स तो सिर्फ रब ऑफ के चलते क्योंकि टैंडम में मूव करते हैं और ये अब ये पता चलेगा अब आप थोड़ी देर में कि वो बुक बिल्ड कैसे हो रही है, किस तरह की डिमांड आ रही है, तो उससे कहानी बदल जाएगी। अपफ्रंट खबर देख के तो इसको रेड रख दिया मैंने, पर
पता चल जाएगा आपको ओपनिंग से पहले दरअसल किस तरह की डिमांड की बात हो रही है। पीवीआर में हो क्या रहा है, आज हेडलाइन थी पिछले शो में, आपने सुना होगा 7 बजे के, कि पीवीआर में कुछ पी प्लेयर्स जो हैं वो आज 7.7% पीवीआर का स्टेक लार्ज ट्रेड्स के जरिए, ब्लॉक डील्स के जरिए बेचते हुए नजर आएंगे। 1929 कल का क्लोज था, 1929 से लेकर नीचे की तरफ 1852, 1852, इस बैंड में शायद वो ट्रांजैक्शंस होते हुए नजर आए। तो अच्छे मूव, थोड़ा सा बीच में आउट परफॉर्मेंस के बाद ये खबर आती हुई, तो शायद आज ये स्टॉक थोड़ा दबाव में, और इसका अगर रब ऑफ आएगा, इसमें दबाव आया तो रब ऑफ आएगा फिर आइनॉक्स लेशन। इन दोनों को रेड लेके चल रहा हूं। सुंदरम फास्टनर्स को रेड रख रहा हूं, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स बढ़िया है। कल क्या हुआ, लार्ज ट्रेड हुआ, कल बहुत वॉल्यूम्स पिकअप हुए। उस लार्ज ट्रेड में प्रमोटर एंटिटी टीवीएस सुंदरम फास्टनर्स ने 24,70,000 शेयर्स इस स्टॉक के बेचे, और 845 पे प्रमोटर्स ने माल छोड़ा। कल ये स्टॉक तो फिर भी 870 के लेवल्स पे बंद हुआ है, इससे कहीं नीचे प्रमोटर्स माल छोड़ गए हैं। और उसमें से सिर्फ एक ही लार्ज ट्रेड में तो रिपोर्ट हुआ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जिसने करीब 13 लाख शेयर बिके, 24-25 लाख शेयर, उनका 13 लाख की बाइंग आई है। और प्रमोटर्स की सेलिंग, मुझे लगता है सुंदरम फास्टनर्स को आज मैं रेड लेके चल रहा हूं। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, कल हम लोग मेंशन कर रहे थे कि ये रडार पर रखिएगा, बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग होने की तैयारी हो रही है। अपडेट आ गया भाई, 78 लाख शेयर्स कुछ नॉन प्रमोटर्स को जारी हो रहे हैं, और 20 लाख वारंट्स प्रमोटर्स को जारी हो रहे हैं। तो रेट क्यों रख रहा हूं, जिस भाव पे 307 के लेवल्स पे नॉन प्रमोटर्स को शेयर जारी होंगे, इवन वारंट जो प्रमोटर अगले 18 महीने में कन्वर्ट करना चाहेंगे वो 307 पे होंगे, और स्टॉक 360 के लेवल्स पर रूल कर रहा है। मोटा मोटी करीब 15% का डिस्काउंट हो गया शायद, तो इसको रेड लेके चल रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, मार्केट्स को लेकर अभी भी कन्विक्शन बना हुआ है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो अपने अपने स्पेसिफिक रीजंस के चलते, और सुमित की शर्ट को देखते हुए शायद रेड की तरफ बढ़ चले। नहीं दिखाएंगे क्या सुमित को? ये तो आप इम्प्रॉम्प्टू कर देने का। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। के प्रायोजक हैं। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। हम लोगों के सवाल लेंगे, लेकिन चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी कई सारे सवाल आते रहते हैं इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, तो मैं सोचता हूं कि सारे सवाल जिस मुद्दे पर केंद्रित रहते हैं उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक चर्चा कर ली जाए। एक मुद्दा जो उठता है गौरी बार बार कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद निश्चिंत हो जाइए। तो मुझे लगता है लोगों को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ गलती की है, कोई गलत जानकारी दे दी है जाने अनजाने में, तो हो सकता है नोटिस वगैरह आए, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि इनकम टैक्स विभाग से कोई चिट्ठी उट्ठी तो नहीं आ रही। क्यों? इसमें मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ लक्ष्मण। इस साल जो देखने में आया है वो ये है कि अगर आपने अपने पिछले साल में कोई डिडक्शन कम क्लेम की थी या नहीं क्लेम की थी, और इस साल आपने कोई डिडक्शन क्लेम की है या ज़्यादा क्लेम की है, तो आपको पोर्टल पे एक मैसेज आ रहा है कि आप अग्री करते हैं कि आपने ये डिमांड जो है वो सही पे की, जो आपने ये डिडक्शन सही क्लेम की है कि नहीं क्लेम की है। तो आपको उसमें येस और नो करना है। तो सपोज कीजिए पिछले साल आपने 80C 80D में कोई भी डिडक्शन नहीं ली थी, और इस साल आपने 1.5 लाख की डिडक्शन ले ली। एक मिनट रोकूंगा, तो ये मैं देखूंगा कैसे कि मेरे पास ये आ रहा है मैसेज आएगा कि मुझे हमेशा पोर्टल पे जाकर देखना होगा? पोर्टल पे जाके चेक करना होगा। आपका रिटर्न भर दिया तब भी आप बार-बार पोर्टल पे जाकर चेक करते रहिए कि आपके पास कोई मैसेज वैसेज टाइप से आया है या कि नहीं फिर आपका फॉर्म 16 से मिसमैच है, यानी कि फॉर्म 16 में कोई डिडक्शन नहीं आ रही है लेकिन आपने डिडक्शन क्लेम की है। तो ऐसे केसेस में ये मैसेज आ रहा है पोर्टल पे। तो मैसेज आया तो क्या करना चाहिए? तो आपको इस पे रिप्लाई करना है कि आप अग्री करते हैं कि ये डिडक्शन आपकी सही है अब या नहीं है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, और सही है तो आप येस कर दीजिए। अब आपने येस पे क्लिक कर दिया और ये डिडक्शन आपकी सही नहीं थी, यानी कि आपने ये जो क्लेम की है आपके पास इसके बिल्स नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, तो इस केस के ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है मिस रिपोर्टिंग की 200% की। और अगर आपकी कोई डिमांड आई है, यानी कि जैसे आपने रिटर्न फाइल कर दी, आपने रिफंड बनाया था या आपने नो रिफंड नो डिमांड आपका था और आपके हिसाब से, लेकिन आपकी डिमांड आ गई, तो आपको वो डिमांड को विद इन 30 डेज
पे करना है, और अगर आप इसको पे नहीं करते तो इसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह है कि इनकम टैक्स फाइल करने के बाद भी बिल्कुल निश्चिंत होकर नहीं बैठिए। मेरा तो यही मानना है, कुछ चीज़ें इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर जाके अपने ईमेल जो आपने दे रखा है इनकम टैक्स विभाग को, उसमें देखते रहिए कहीं कोई चिट्ठी, कोई नोटिस या फिर कोई ऐसे मैसेज तो नहीं है। जो मैसेज वाली बात हो, बिल्कुल नई बात होता है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा मैसेज भी आ रहा है लोगों को। नहीं, मैसेज नहीं आ रहा, मतलब मैसेज पोर्टल पे दिख रहा है। पोर्टल पे दिख रहा है, हाँ जी। तो बिल्कुल मैं भी नहीं देखा, मैं भी चेक करूँगा कि ऐसा मैसेज मेरे लिए आया कि नहीं आया। नमस्ते सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा एक सवाल है, मैं अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ और मैंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, अच्छा, which can be paid for another next 15 years. अच्छा। I can pay up to next 15 years. अच्छा, बट मेरी इनकम खाली पेंशन के रूप में ही आएगी। हाँ हाँ, तो मैं चाहता था कि अगर ये इंस्टॉलमेंट, बाकी के जो 15 साल के इंस्टॉलमेंट है EMI, अगर मेरे बेटे भरते हैं, उनका टैक्सेबल इनकम है, हाँ। तो क्या उनको टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है हाउसिंग लोन का? हालांकि अगले साल रिटायरमेंट है, अभी से आपको चिंता सताने लगे कैसे आगे मैनेज करें। खैर, लेकिन अच्छी बात है, फॉरवर्ड प्लानिंग करनी चाहिए और आपसे प्लान करना है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, आपसे प्लान करना चाहिए। आप मतलब मान के चल रहे हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कि आपके बेटे इसकी EMI चुकाएं, तो क्या उनको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? काफ़ी अच्छा सवाल है। बिल्कुल लक्ष्मण, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है इनकम टैक्स एक्ट में हाउसिंग लोन के ऊपर, तो आपको उस प्रॉपर्टी का को ओनर होना है और साथ ही साथ को बोरोअर होना है। तो जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ओनर भी आप हैं, बोरोअर भी आप हैं। तो अगर आपके बेटे उसको पे करेंगे तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी, आप पे करेंगे तो आपको ही डिडक्शन मिलेगी। या तो आप किसी तरह से ऐसा फ्रेमवर्क कर लीजिए कि उस प्रॉपर्टी के आपके बेटे को ओनर भी बन जाएं और उस लोन में आप उनको ऐड करा लीजिए कि वो को बोरोअर भी बन जाएं, तो उनको डिडक्शन मिल जाएगी। बट बिना इस चीज़ के उनको डिडक्शन नहीं लेनी चाहिए। चलिए, इस बात का ख्याल रखिएगा और अभी तक के हिसाब से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। बैंक्स क्योंकि मोमेंटम चार्ज को लीड कर रहे हैं, आज भी शायद बैंक्स थोड़े से स्वीटर स्पॉट पे हो, जिस तरह का स्ट्रॉन्ग एडिशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, पर एक ही लेके चल रहा हूं आज, HDFC बैंक इन ग्रीन। कैंपस एक्टिववेयर जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी आगे अनवेल कर रहे हैं प्रोडक्ट लॉन्चेस, उसके लिए BEL आज एडजस्टमेंट का दिन, जो शायद उसके बाद हरकत में आए। BPL पॉलीमेडिक्योर वो लाइसेंसिंग ईज करने की बात सरकार करती हुई। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, PVR, GR इंफ्रा क्योंकि OFS लॉन्च, PVR में आज एक लार्ज ट्रेड होना है, कुछ इन्वेस्टर्स एग्जिट करेंगे। आइनॉक्स क्योंकि PVR के साथ टैंडम में मूव करता है, इसीलिए दोनों का इवेंचुअली मर्जर होना है, पर ये आइनॉक्स ज्यादा स्वीट स्पॉट में, मर्जर रेशियो के लिहाज से वो अलग कहानी। सुंदरम फास्टनर्स प्रमोटर्स का कल एक ह्यूज चंक बेचना, और वेरेंडा ने जो नॉन प्रमोटर्स और प्रोमोटर्स ने खुद अपने आप को जो वारंट लिए हैं वो अच्छे खासे डिस्काउंट पर कल की क्लोज पर, इसीलिए रेट। मेरी तरफ से जो स्टॉक्स हैं उनमें मेजरली आपको ग्रीन दिखाई पड़ेंगे और न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट है, कुछ मीटिंग्स हैं उसको उसके आधार पर चुना गया है। बालाजी एमाइन, जहां पे कंपनी की एक फेज़ 1 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, फेज़ 2 के लिए कंपनी कामकाज कर रही है, कैपेसिटीज ऐड की हैं। कर्नेक्स माइक्रो T2T स्टॉक है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है, लेकिन रोड शो, कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग है, इसमें फंड रेज को लेकर फैसला ले सकते हैं। HG इंफ्रा को एक ऑर्डर मिला है। पुल बैक के लिए आप TCS इन्फोसिस पर नजर रखेंगे, शायद यहाँ पर एक मूव आता हुआ दिखाई पड़े। यूनाइटेड स्पिरिट्स और अस्त्रा माइक्रोवेव लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी, जिसके आधार पर आप इस पर रडार पर रखेंगे। पतंजलि पहले भी चुना गया है, T2T कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर आप नजर रखिए, कुछ फंडामेंटल बदलाव हो रहे हैं, कई इन्वेस्टर्स मीट हो रही हैं, प्रेजेंटेशन काफ़ी एग्रेसिव है इनकी तरफ से। VIP इंडस्ट्रीज की एक मीट है 16 सितंबर को नालंदा कैपिटल के साथ, उस इन्वेस्टर मीट से ठीक पहले यहाँ पर आप नज़र रखेंगे। और GSK फार्मा, जहाँ पे LIC की तरफ से हिस्सेदारी 2% घटाई गई है, एक सेंटिमेंटल इफेक्ट रहेगा, लेकिन लो वॉल्यूम है, तो ज़रा ध्यान संभाल कर आप इसके ऊपर अपनी रणनीति बनाएंगे।